फ्रेंड्स, अगर हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करें एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड के बारे में, तो ये फंड हमारे पास काफ़ी कंसिडरेबल हिस्ट्री है जिसके अंदर हम इस फंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, हम जो बेंचमार्क है जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास निफ्टी 500 जो है हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है जिससे हम इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कि ELS कैटेगरी का फंड है, इसके अंदर लॉक इन जो होता है वो 3 ईयर्स का होता है। और अगर हम बात करें कि कैसा इसके अंदर जो पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन कैसा हुआ है, क्योंकि जो आपको ये पता है कि ज़्यादातर जो आपके ELS कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप टिल्टेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप ओरिएंटेड होती हैं। लार्ज कैप्स जिनका मार्केट कैप 1 से 100 जो रैंक्ड होती हैं वो वाली कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, स्टेबल कंपनीज होती हैं। जो अगर आप इस फंड के अंदर देखेंगे, और ये एक फ़ंड जो है इसका एक डिफरेंस बन जाता है, एक हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर ELS फंड्स। तो इसके अंदर आपका जो लार्ज कैप कैटेगरी की फंड्स हैं ऑलमोस्ट 91% जो इसके अंदर लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत ही कम जो है इसके अंदर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि जो सेक्टर एलोकेशन है दैट इज़ जस्ट अबाउट 8 to 9%। तो इसको स्टेबिलिटी तो कहीं ना कहीं देता है, बट स्टिल जो आपके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर एक जो पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको एक रिटर्न्स दे सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, तो वो आपका कहीं ना कहीं ये फंड मिस करता है। बट अगर हम बात करें इसके रिस्क पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न्स को डिस्कस करने से पहले इसके अंदर रिस्क के अंदर डिस्कस करना है। तो अगर हम रिस्क की बात करें, इस जो फंड है हमारे पास, तो हम इसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशो। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का, जैसे आपको डेविएशन से ही पता लग रहा है वर्ड को, तो डेविएशन जितनी कम होगी किसी भी फंड की, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में आप कंपेयर कर रहे हैं जो आपका बेंचमार्क है उससे कितना फंड डेविएट कर रहा है, तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए फंड को अच्छा होने के लिए। तो अगर हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं कैटेगरी और जो इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500, तो अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी जो फंड की है वो कैटेगरी और इंडेक्स से मार्जिनली हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। शार्प रेशो होता है आपका रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि कितना जो फंड है आपको रिटर्न दे रहा है रिस्क लेने के बाद, यानी कि शार्प रेशो ज़्यादा होगा तो फंड आपका ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है और रिस्क कम ले रहा है। कंपेयर करते हैं तो हमारा इंडेक्स से तो मार्जिनली हमारा कम आ रहा है, बट कैटेगरी से हमारा जो है बीट कर रहा है हमारा HDFC टैक्स सेवर फंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम कंपेयर करते हैं रिस्क पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं इसके जो है रिटर्न्स। हमने कंपेयर किए हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड ऑल्सो द रोलिंग रिटर्न्स। तो जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं वो आपके अंदर जो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर डेट से जो है उसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट ड्यूरेशंस के अंदर। तो हमने ड्यूरेशंस यहाँ पे लिए हैं आपके 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंटली जो लास्ट के 1 ईयर है उसके अंदर तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क और इंडेक्स को कंफर्टेबली सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट किया है, बट स्टिल आपका 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर जो है आपका ये फंड बेंचमार्क और इंडेक्स है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके HDFC टैक्स सेवर फंड के अंदर आपके बेंचमार्क इंडेक्स से कम आ रहे हैं। बट लास्ट के 1 ईयर जिसमें मार्केट आपको पता है इतना वॉलेटाइल रहे, काफ़ी सारे फंड्स जो अच्छे फंड्स थे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल दिस फंड हैज़ परफॉर्म काफ़ी वेल। इसके पीछे एक बढ़िया रीज़न है, एक डिफरेंट रीज़न है जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम इसके रोलिंग रिटर्न्स भी देख लेते हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं उसके अंदर आपके जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो आपके पास टारगेट पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा जो है टच पॉइंट्स होते हैं कंपेयर करने के लिए, और ये मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू द आपका पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच। तो अगर हम रोलिंग रिटर्न से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तीनों ड्यूरेशन के अंदर 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो हमारा फंड मार्जिनली जो है लैक कर रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस इसकी अंडर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स। नाउ अब हमने जैसे रिटर्न्स देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि एटलीस्ट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के अंदर हमारे जो फंड की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, बट अगर हम अब देखते हैं कि इस फंड ने अपना एलोकेशन कैसे किया है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर इसने अपना सेक्टर्स अपने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर टॉप 5 सेक्टर्स, तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है इसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर की है, ऑलमोस्ट 33%, यानी कि आपकी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, NBFCs, ये सब कैटेगरी आ जाता है आपके फाइनेंशियल्स के अंदर। देन इट हैज़ एनर्जी, देन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर। सो दैट इज़ हाउ दिस फंड जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और डिग डीप किया और मैंने देखा कि लास्ट 1 ईयर के अंदर इसने कैसे जो है अपने सेक्टर्स को चेंज किया है, क्वार्टरली कैसे इसने सेक्टर्स को एलोकेट किया है बिटवीन ऑल दीज 5 थिंग्स। तो आप जैसे देख सकते हैं मार्च 22 के अंदर लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा लोकेशन जो था वो प्राइवेट बैंक्स के अंदर था,
देन इट वॉज फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑयल एंड गैस। बट नेक्स्ट जो हमारा जो है जून का अगर हम देखते हैं क्वार्टर, तो वी हैव द प्राइवेट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी, यानी कि आईटी कहीं ना कहीं हमारा जो है फ्रंट रनर आ रहा है, आगे आ रहा है एज कम्पेयर टू द ऑयल एंड गैस। Now, if we talk about the next quarter in September, we have the private sector banks and IT services. तो यानी कि हम बोल सकते हैं टॉप 2 लीडर्स के अंदर हमारा जो है प्राइवेट बैंकिंग और IT सर्विसेज के अंदर इसके अंदर एलोकेशन बढ़ रहा है। इन द सेम वी कैन ऑब्जर्व इन द दिसंबर क्वार्टर ऑल्सो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक्स, IT सर्विसेज एंड ऑल्सो देर इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पब्लिक बैंक्स। और आपको पता है लास्ट ईयर के अंदर पब्लिक बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट अपने सारे पीयर ग्रुप्स, एटलीस्ट जो बैंकिंग ग्रुप है या निफ्टी बैंक के अंदर जो लीडर था दैट वाज द पब्लिक बैंक्स। नाउ अब हमें सेक्टर एलोकेशन देखने के बाद ये देख लेते हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि इनके अंदर फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, IT अच्छा है। तो टॉप 5 स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमारे पास है HDFC बैंक, वी हैव द ICICI बैंक एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि कंप्लीट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एलोकेशन जो है इस पर्टिकुलर आपका जो फंड है वो इन 3 बैंक्स ने ले रखा है। यानी कि ऑलमोस्ट ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आपको मैं बोल सकता हूँ कि ये बैंक ओरिएंटेड यानी कि फाइनेंशियल से ओरिएंटेड है, और उसके अंदर भी आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एलोकेशन है। देन फाइनली वी हैव द भारती एयरटेल एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो अब हम देखते हैं फाइनली कि रिसेंटली जो है कौन कौन सी कंपनी से इस पर्टिकुलर जो हमारा फंड है उसने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लिया है, किस किस के अंदर ये लोकेशन अपनी इंक्रीज कर रहा है। तो वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस फंड इज दैट कि इसने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है जोमेटो से, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंपनी से। तो आप इसका अगर चार्ट भी देखेंगे तो ये एक बिल्कुल पेनी स्टॉक टाइप लग रहा है, जिसके अंदर फंड स्टार्टिंग से ही डिटोरेट की है। तो अगर इस ऐसे फंड के साथ या ऐसे स्टॉक के साथ इसने अपना एग्जिट मार लिया है तो दैट्स अ गुड सिग्निफिकेंस या साइन फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। नाउ कौन कौन से जो फंड है जिसमें अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है, वी हैव द बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन दैट मीन्स कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ा रहा है। वी हैव द डिलीवरी, प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट्स एंड इन्फोसिस एंड अदर कंपनीज। और इसने जो न्यू कंपनी एक जो एंट्रेंट्स लिया आई थिंक दैट इज़ द ONGC, एंड दैट इज़ बिकॉज कि अगर इसको लगता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है इसको ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। नाउ अब फाइनली आ जाते हैं जो मेरे को एक पॉइंट लगता है जिसकी वजह से लास्ट के 1 ईयर के अंदर इस फंड ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर है इसके अंदर दैट इज़ रोशी जैन। उन्होंने अभी इसके अंदर इस फंड के अंदर रिसेंटली ज्वाइन किया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट उनका टेन्योर 11 मंथ्स का हो चुका है। तो यानी कि आप देख सकते हैं इसको जो आपका जो फंड मैनेजर है, क्योंकि वही ड्राइव करता है आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को, तो बिकॉज ऑफ हर एंट्री वी कैन से दैट कि येस इट्स जस्ट भी अभी 1 ही साल हुआ है, बट स्टिल 1 साल के अंदर भी परफॉर्म जो है इस फंड की काफ़ी बेटर हो गई है, एटलीस्ट फ्रॉम द जो हम प्रीवियस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखे थे। तो अभी हमें और देखना पड़ेगा कि इस फंड मैनेजर के साथ कैसी परफॉर्मेंस होती है इस पर्टिकुलर फंड की। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है किसी LSS फंड के अंदर, तो आपको ये यूज़फुल हो सकती है इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, मे बी नेक्स्ट ईयर या couple of years more before investing in this particular fund। आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टैक्स पर्पस के लिए सेव नहीं कर रहे हैं, आपको लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक यू हैव मोर ऑप्शंस। आप इंडेक्स फंड्स की या दूसरे फंड्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, किसी और फंड के बारे में जानना है वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। दिस वीडियो वाज ओनली मेड फॉर अ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए बनाई गई है, कोई भी इसके अंदर आपको बाय करने की कॉल वगैरह कुछ नहीं है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपने जो गोल्स हैं और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही करनी है। So we'll see you in the next video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो kindly like it and also subscribe to this channel। We'll see you next time in another amazing video। Thank you for watching this video।